जैसा आपको मालूम है, आज काका साहब की आचार्य काका साहब कालेलकर की 41वीं पुण्यतिथि है। वे हमारी संस्था के संस्थापक थे। हम उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इस पटल पर उपस्थित हुए हैं। जी, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। जी बिल्कुल आ रही। जी, यह तो एक सच है कि आज ही के दिन सन 1981 तो काका साहब की आत्मा उस शरीर से विदा हो गई थी, परंतु वे आज भी अपने कार्य और साहित्य के रूप में हमारे बीच आज भी उपस्थित है और वो हमें निरंतर मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, हमें स्वागत कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे मृत्यु को जीवन का एक पड़ाव मानते थे। मृत्यु को उन्होंने परम सखा कहा और उसी रूप में अपनी मृत्यु का वर्णन भी किया। नियत समय से पहले ही वे बड़े शांत चित्त से अपने सखा से मिलने को अपने को तैयार कर रहे थे। अंतिम समय तक उनके चेहरे पर पीड़ा या अशांति का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी उस समय की सचिव सरोजनी बहन के अनुसार उस समय उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा का रूप उभर रहा था, जो वो कहती है कि उससे पहले उन्होंने उस तरह का रूप उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। अंतिम समय में उन्होंने आंखें खोली और आंख खोल के चारों तरफ अपने जो लोग इकट्ठे थे उनको देखा और जैसे आशीर्वाद देते हैं उस तरह आशीर्वाद देते हुए आंखें बंद करके अपनी आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर गए। बहुत शांति से, कोई पीड़ा का चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था, कोई अवसाद नहीं था। जैसे एक वो हमेशा चिरयात्री रहे अपने जीवन में, तो एक ये नई यात्रा पे वो उस समय बड़े शांति से आराम से निकल गए। 1917 में काका साहब ने गांधी जी के सहयोगी के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया था। इसके साथ साथ ही गांधी जी ने जो दायित्व सौंपा था सरल और आम बोलचाल वाली भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी के लिए काम कार्य करने का, उसको उन्होंने अपने अंतिम समय तक निभाया। उसके लिए उन्होंने गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की स्थापना की। उसके अंतर्गत वो भाषा के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुस्तानी के लिए और भाषाओं के लिए कार्य करते रहे। वहाँ उस गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में हिंदी के अलावा और बहुत सारी जो हमारी भाषाएं, देशी भाषाएं और विदेशी भाषाओं, सबका वहाँ शिक्षण होता रहा है और अब भी वहाँ उस तरह की शिक्षाओं का इंतजाम है। और साथ ही अब जो मॉडर्न शिक्षा है कंप्यूटर की, उसका भी वहाँ इंतजाम है, कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ दी जाती है। ये सब उनके ही दूरदृष्टि थी, उसके अनुसार ये सब काम चल रहा है। बाद के समय में जब उन्होंने देश में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों में आपस में वैमनस्य को पनपते देखा, तो उन्होंने इस संस्था विश्व समन्वय संघ की 1967 में स्थापना की, इस आशा और विश्वास के साथ कि धीरे धीरे वैमनस्य को दूर कर सबके बीच समरूपता स्थापित होगी और सभी देशवासी राष्ट्रीयता की भावना के साथ एक होकर देश व मानव के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो उनका एक ही मानना था कि वो समरूपता के लिए काम करेंगे। ये तो उन्होंने जो संस्थाएं शुरू करी, इसके साथ साथ ही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था चिंतक, विचारक, सैलानी, साहित्यकार का। उन्होंने एक विपुल साहित्य की रचना की जिसमें भारतीय प्राचीन संस्कृति की झलक निरंतर विद्यमान है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि उनके साहित्य को देश की पाठ्यक्रम में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार थे। आज भी यदि इस दिशा में कुछ प्रयास करे जाएं तो उनके व्यक्तित्व व साहित्य पर शोध कार्य किए जा सकते हैं और जिससे आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों से एक नया मार्गदर्शन मिलेगा
जिसमें हमारी पुरानी संस्कृति भी होगी और भविष्य की राह भी होगी। इन्हीं सब बातों पर आज विचार करने के लिए, उनकी जो सोच थी उसके ऊपर विचार करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्र हैं। तो हमारे बीच आज भरूच गुजरात से शिक्षाविद श्री रणछोड़ शाह जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली से प्राध्यापिका डॉक्टर सुधा उपाध्याय जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही गुजराती भाषा के संस्थापक संपादक श्री भागेंद्र पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सब लोगों से हम लोग काका साहब के ऊपर जो आपके विचार हैं, जो आपने उनके बारे में समझा सीखा, उसके बारे में हम लोग सुनना चाहेंगे। और काका साहब की व्यक्तित्व, साहित्य, दार्शनिक विचारों का जो हमने विषय रखा है, उसी में से यह भाषा, उसमें से जिस भी विषय पे आप लोग चाहें उस विषय पे आप अपने विचार रख सकते हैं। जैसा उन्होंने भाषा के बारे में कहा, भाषा हिंदुस्तानी भाषा से उनका तात्पर्य ये था कि पहले हम सरल भाषा को, जो एक गांधी जी जैसा मानते थे कि हिंदी एक भाषा है जिससे पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। जो उस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे पूरे देश में, जो उसको जोड़ना था, तो हिंदी एक भाषा ऐसी थी जिससे पूरे देश को जोड़ा जा सकता था। उसी के लिए उन्होंने एक सरल भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को पहले आगे लाने का प्रयास किया, और उससे सब पे जुड़ जाने के बाद फिर हम भाषा की गुणता में या भाषा के और जो विभिन्न रूपों में उसको हम आगे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार जुड़ को जाए सब लोग। उस काम के लिए वो हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। तो इसी क्रम में मैं आज सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधा उपाध्याय जी। मैं सुधा जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार रखें। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से निरंतर जुड़ी हुई डॉक्टर सुधा उपाध्याय जी हमारे बीच हैं। उन्होंने अब तक न जाने कितने विद्यार्थियों को भाषा में पारंगत करने का कार्य किया ही, साथ ही आज की लेखिकाओं में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। रचना धर्मिता आपकी जीवन प्रक्रिया का अहम अंग है। कविता और कहानी के साथ आप समाज, इतिहास, राजनीति, मानव जीवन के सूक्ष्मतर बिंदुओं को सुंदरता से गूंजने का कार्य कर रही हैं। और साथ ही आलोचना के क्षेत्र में भी आप निरंतर कार्यरत हैं। और आलोचना करते समय आप रचना के भीतर तक जाके उसकी गुणता से निरीक्षण करके उसको सत्य के साथ सामने लाने का जो साहस रखती है, वो शायद बहुत कम लोगों में है। सुधा जी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं और स्वस्थ संवाद कायम करने में विश्वास करती हैं। साहित्य क्षेत्र में आपकी सक्रिय उपस्थिति आपके आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य गोष्ठियों में निरंतर भागीदारी से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, संकलनों में आपकी रचनाएं संकलित हैं। साथ ही आपके स्वयं के 2 कविता संग्रह, आलोचनात्मक संग्रह, कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अनेकों महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में सुधा उपाध्याय जी नाम की एक ही हस्ती है और इनके जैसा और कोई नहीं है। अतुल जी बस